अर्ली एज में अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ संभोग या यौन संबंध रहे हों, तो इसके साथ इसके एचपीवी इन्फेक्शन लेडीज में ज्यादा कैरी हो जाता है। जो नॉर्मल डिस्चार्जेस होते हैं वेजाइना के थ्रू या बर्थ कैनाल के थ्रू, उसमें या तो जो डिस्चार्ज आ रहा है वो फाउल स्मेलिंग आना शुरू, मतलब बदबूदार आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, डिस्चार्ज का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो ज्यादा आना शुरू हो सकता है, चाहे वो वाटरी डिस्चार्ज हो। बट आमतौर पर ये सब चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं। क्या शादीशुदा महिलाओं को भी ये वैक्सीन लग सकती है कि आप जो बता रहे हैं कि 9 से 14 तक यही एज ग्रुप जो ज़्यादा फायदेमंद है इसके लिए? देखिए, वैक्सीन दो प्रकार की हैं। सभी वायरस के टाइप्स जो वैक्सीनेशन नहीं कवर करता है वो भी कैंसर कर सकता है। इसमें यूट्रस नहीं निकाला जाता है, उस ट्रीटमेंट के बाद क्या बच्चे नहीं पैदा कर सकती महिलाएं? तो आमतौर पे ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कितना पार्ट यूट्रस का जो माउथ है उसका कितना पार्ट लोकली निकाला गया है। कैंसर शब्द सुनते ही अक्सर दिमाग में डर, उलझन और कई सवाल एक साथ आ जाते हैं। लेकिन सच ये भी है कि अगर सही समय पर जानकारी, इलाज मिल जाए तो कई तरह के कैंसर को रोका भी जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर पर, जो दुनिया भर के महिलाओं में काफ़ी आम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बारे में जागरूकता और समय पर जांच इसे काफ़ी हद तक रोक देते हैं। इसे समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे साथ हैं कैलाश हॉस्पिटल के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष साहनी। वेलकम सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन द स्टूडियो। सर, सर्वाइकल कैंसर पर हमें बात करनी है। Yes. तो सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये सर्विक्स जो ऑर्गन है, इसके काम क्या है? ये इसका क्या मुख्य काम है बॉडी के? जी देखिए, बच्चेदानी जो लेडीज का पार्ट है, ऑर्गन है, उसका जो माउथ है, जो बर्थ कैनाल के साथ जुड़ता है, उसे हम सर्विक्स बोलते हैं, या जिसे हम हिंदी में गर्भाशय ग्रीवा के नाम से जानते हैं, या यूट्रस का माउथ बोलते हैं। मेन काम इसका यही रहता है कि जो भी यूट्रस के अंदर सिक्रीशंस होती हैं वो वहाँ से डिस्चार्ज, वहाँ से डिस्पेल आउट होता है। सेकंड, कि कोई भी प्रेगनेंसी जब होनी होती है तो जो भी शुक्राणु का एंट्री जो यूट्रस के अंदर होना होता है वो थ्रू सर्विक्स ही होता है। सबसे पहले सर, इस कैंसर के रीज़न पर अगर हम बात करें तो मैं पढ़ रहा था कि एचपीवी वायरस से ये होता है। क्या एक यही वजह है कि इससे होता है या कोई और वजह भी हो सकती है? दूसरा कि ये एचपीवी अगर वायरस है तो इससे कैंसर कैसे हो सकता है, थोड़ा समझाइएगा इसे। जी, सो दो मुख्य कारण जो सर्विक्स कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को हाई रिस्क फैक्टर के नाम से हम जे जानते हैं, उसमें एक है एचपीवी वायरस जो मुख्य कारण बनता है, जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। और दूसरा है इम्यूनिटी का लो होना, मींस शरीर की इम्यूनिटी का लो होना। वो किसी प्रकार से अगर ये दोनों चीज़ें संयुक्त हो जाएं तो कैंसर के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट हाँ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो आपने मुझसे पूछा है कि ये किस प्रकार से कैंसर का कारण देता है, ये आमतौर पे अर्ली एज में अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ संभोग या यौन संबंध रहे हों, तो इसके साथ इसके एचपीवी इन्फेक्शन लेडीज में ज़्यादा कैरी हो जाता है। सो वायरस का मेन काम होता है डायरेक्ट इन्फेक्शन ना करना, बट ये जो वहाँ के बॉडी के जो सर्विक्स के जो सेल्स हैं उसके अंदर जाके उसके अंदर कोई जेनेटिक चेंजेस करना, डीएनए डैमेज करके उसके अंदर बदलाव लाते हैं। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि ये वायरस सर्विक्स के सेल्स को या उसकी कोशिकाओं को डिस्टर्ब करता है और ये कैंसर में तब्दील हो जाता है। इसमें कम से कम 10 से 15 साल सेल में तब्दीलियां आती हैं और उसके बाद ही ये कैंसर का रूप धारण करता है। शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं आते, आप कह रहे हैं 10-15 साल में डेवलप होता है? यस, तो डिपेंडिंग के बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है, कईयों में इम्यूनिटी बिल्कुल लो होती है तो सिम्टम्स जल्दी भी आ जाते हैं, बट आमतौर पे 10 से 15 साल समय लगता है और लेडीज आमतौर पे बिना सिम्टम्स के साथ इस चीज़ के साथ वायरस को कैरी करते हुए जीवन व्यतीत करती हैं। सर, अभी बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रही हैं तो हम इसको समझ पा रहे हैं, इस कैंसर के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। कितना आम, आपकी मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए कितना आम देखते हैं इस बीमारी को आप? जी, अगर महिलाओं में हम कैंसर की बात करें तो इवन ना कि भारत बल्कि विश्व भर में भी हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर दोनों मोस्ट कॉमन लेडीज में कैंसर देखे जा रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो कम से कम हर वर्ष हम 1.5 लाख केसेस भारत में ही डायग्नोज कैंसर सर्विक्स से होते जा रहे हैं। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आप कह रहे हैं कि अगर इम्यूनिटी लो होती है तो सिम्टम जल्दी आते हैं, अगर लो नहीं है, अगर आपको कैंसर मतलब सेल में बदलाव शुरू हो गया है तो सिम्टम देर में आएंगे। क्या सिम्टम है प्राइमरी इसके सर? इनिशियली वैसे अगर बिल्कुल ध्यान देने योग्य हों तो इनिशियली सिम्टम्स आते जरूर हैं पर पता नहीं लग पाते, जैसे कि लेडीज में विजाइनल जो डिस्चार्ज होता है उसमें तब्दीली आना, जैसे
कि जो नॉर्मल डिस्चार्जेस होते हैं वेजाइना के थ्रू या बर्थ कैनाल के थ्रू, उसमें या तो जो डिस्चार्ज आ रहा है वो फाउल स्मेलिंग आना शुरू, मतलब बदबूदार आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, डिस्चार्ज का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो ज़्यादा आना शुरू हो सकता है, चाहे वो वाटरी डिस्चार्ज हो, बट आमतौर पे ये सब चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। सेकंड है हैवी पीरियड्स आना, या दो पीरियड्स के बीच में, पीरियड्स के दौरान भी ब्लीडिंग होना, जिसे हम इंटरमिटेंट ब्लीडिंग भी बोलते हैं। और कभी कभार आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी लोअर एब्डोमेन के में पेन होना, जिसे हम कभी कभार नॉर्मल ही लेडीज लेती हैं कि ठीक है पेन हुआ है, कि यस आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी पेन हुआ है, या थोड़ा बहुत स्पॉटिंग भी होगा या ब्लड का स्पॉट भी आता होगा, वो नज़र में नहीं आता होगा। तो ये सिम्टम्स इनिशियली आते हैं और कभी कभार ये नज़रअंदाज हो जाते हैं। हाँ, मतलब इसे कोई हार्मोनल चेंजेस समझ कर के भी इसको इग्नोर कर सकते हैं लोग। ये कह सकते हैं, ये चीज़ है। और जैसे जैसे इन सबके सिम्टम्स बढ़ते हैं, ब्लीडिंग का सोर्स ज़्यादा बढ़ता है या डिस्चार्ज ज़्यादा होना शुरू होता है या पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इस चीज़ के संबंधित पेशेंट्स डॉक्टर्स को आके दिखाते हैं। बाय दैट टाइम डिजीज़ डेवलप हो चुकी होती है थोड़ी सी एडवांस स्टेज में। क्या ऐसे पेशेंट भी आपने देखे हैं जिनको लक्षण नहीं आए लेकिन वे अवेयर थे तो कैंसर डिटेक्ट हो गया उनको? अनफॉर्चुनेटली भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों में पब्लिक अवेयरनेस की कमी होने के कारण और स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेशन ना होने के कारण पेशेंट्स आते हैं, बट लगभग अपनी प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 8 to 10% केसेस ही हैं जो बहुत अर्ली स्टेज में इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाते हैं। मींस किसी और कारणवश वो आते हैं, और जो हमारे स्क्रीनिंग मेथड्स हैं, सिंपल पैप स्मीयर या जिसे हम HPV DNA टेस्टिंग, वो रेगुलर रूटीन एग्जामिनेशन में डिटेक्ट होने के बाद ही पता लग पाते हैं। और सर क्या कैसे बचे इससे? कोई अगर इसके बारे में इतनी अवेयरनेस है, क्या इसके बचाव हैं, जागरूकता के स्तर की? इसके लिए हम आइडली दो वर्ग में बांटेंगे। एक है प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब शुरुआती में ही जब बॉडी में वायरस का संक्रमण हुआ भी नहीं है उस वक्त ही रोक दिया जाए। तो उसमें बेसिक आज की डेट में अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी देखा जाए तो HPV वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा रोल आउट प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया गया है। वो आमतौर पे उन लोगों को ज़्यादा फायदेमंद है जो अभी गर्ल्स सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। तो अभी का जो टारगेट है इट इज़ फ्रॉम 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज। इसमें 2 डोजेज लगती हैं और बाजू के ऊपरी हिस्से में 2 डोज दे दी जाती हैं, और वैक्सीनेशन एक फर्स्ट साइकिल आज दिया और सेकंड डोज जो होता है वो आफ्टर 6 मंथ्स दे दिया जाता है। ये वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट 90% वायरस से बॉडी में इन्फेक्ट होने से प्रिवेंट करती है। 100% प्रिवेंशन उससे भी नहीं है। ये हो गया हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। दूसरा है कि जो लोग एक्सपोज हो चुके हैं, जो सेक्सुअली एक्टिव हैं लेडीज, जो मैरिड हैं या जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, उन लोगों के लिए रोकथाम कैसे हो सकता है, उसके लिए होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, डेट इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के लिए लेडीज़ को फ्रॉम द एज ऑफ 21, हम 21 इसलिए बोल देते हैं कि ठीक है, अगर सेक्सुअली एक्टिव लेडी 18 या 19 की एज में भी अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो आज की डेट में भी जल्दी मैरिजेस हो जाती हैं। तो जो लेडीज़ सेक्सुअली एक्टिव हैं उसके बाद HPV टेस्टिंग के लिए और पैप स्मीयर के लिए हम स्क्रीनिंग मोडेलिटी यूज़ करते हैं। ये बड़े सिंपल टेस्ट हैं। आप किसी भी क्या ये ब्लड टेस्ट है? नो, ये एक लोकल एग्जामिनेशन टेस्ट है। जब आप किसी डॉक्टर के पास या गायनेकोलॉजिस्ट के पास या सर्जन के पास या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो वो डॉक्टर एक सिंपल ब्रश से सर्विक्स के माउथ से प्राइवेट में एक नर्सिंग स्टाफ की प्रेजेंस में उसका एक ब्रश टेस्ट ले लेते हैं, जिसको आगे जांच के लिए भेजा जाता है, जिसकी रिपोर्ट हमें 1 से 2 दिन में मिल जाती है। उसमें हमें कोई भी अगर सर्विक्स की, जिसकी मैं कोशिकाओं की बात कर रहा हूँ, कोशिकाओं में कोई भी तब्दीली अगर खतरनाक वे में आई हो या ना भी आई हो, उसके बारे में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ का पता लग जाता है। ये चीज़ अगर शुरू से ही कर दी जाए और हर लेडी अगर ये ठान ले के हमें स्क्रीनिंग करवाना ही है फ्रॉम द एज ऑफ 21, और अगर वो नॉर्मल रहता है तो एवरी 3 ईयरली पैप स्मीयर या पैप साइटोलॉजी करवाना चाहिए। इसमें एक झिझक भी होती है ना, क्योंकि ये प्राइवेट पार्ट से जुड़ा है। यस। तो लोग क्या कहेंगे, या खुद की एक अंदर की भी झिझक है इस तरह की जांच कराने तो आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि भारत में हम बहुत सारे सोशल कल्चरल बैरियर्स देखते हैं। क्योंकि अगर हम मुस्लिम लेडीज़ की बात करें या कुछ और रिलीजन्स में जिसमें बहुत सारी ये रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि कभी कभार मास स्क्रीनिंग भी हो रहा होता है, कैंप्स लगते हैं, इवन कैंप्स में भी अगर स्क्रीनिंग करवाना हो तो ये सब चीज़ों की झिझक होती है करवाने की। दूसरा, फैमिली में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, मींस पैसे की तंगी होने के कारण उन्हें लगता है कि टेस्ट बहुत महंगे हैं, हमें ये चीज़ें अभी नहीं करवानी है। और थर्ड ये कि हम इनविंसिबल है, मींस हमें ये प्रॉब्लम हो नहीं सकती क्योंकि हम अपने पार्टनर को लेके बड़े वफादार हैं। ये चीज़
क्या शादीशुदा महिलाओं को भी ये वैक्सीन लग सकती है कि आप जो बता रहे हैं कि 9 से 14 तक यही एज ग्रुप जो ज़्यादा फायदेमंद है इसके लिए? देखिए, वैक्सीन दो प्रकार की हैं। एक तो है क्वाड्रावेलेंट वैक्सीन, जिसमें सभी, मेरा कहने का मतलब ये तात्व है कि एचपीवी वायरस कम से कम जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है, इस तरह से 100 प्रकार से ज़्यादा है जीनोटाइप। पर सभी एचपीवी वायरस सभी खतरनाक नहीं होते हैं। उसमें कम से कम 12 स्ट्रेन्स ऐसे हैं या उसके टाइप्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, जिससे कैंसर होने के चांसेस पूरे हैं। तो जो वैक्सीन्स कवर करती हैं वो वैक्सीन स्ट्रेन्स को कवर करती हैं जो ज़्यादा कैंसर करने के योग्य या करने के में तारतब होते हैं। तो ऐसे में सिर्फ 9 to 14 में एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीन सबसे ज़्यादा मानी जाती है। बट ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं वैक्सीनेशन का रोल है, पर वैक्सीनेशन की एफिशिएंसी जरूर कम हो जाती है। सो अच्छा। मैरिड लेडीज में या जो 15 वर्ष से 26 या इवन अप टू 45 तक हैं, इनमें रिकमेंडेशन 3 डोजेज वैक्सीनेशन की 0 मंथ, 2 मंथ और 6 मंथ्स में दी जाती है। क्योंकि अगर वो वायरस का टाइप जिससे लेडी वो इन्फेक्ट नहीं हुई है, जिससे कैंसर होने के चांस हैं, तो वैक्सीनेशन इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। ये कोई नहीं बता सकता कि कौन सा एचपीवी वायरस लेडी को इन्फेक्ट किया है, बट यस, जो लोग नहीं इन्फेक्ट हुए हैं और मैरिड हैं उन्हें ये प्रिवेंट करेगा। सर, वैक्सीन की सबसे ताज़ा याद अभी कोरोना वैक्सीन की हमारे सबके दिमाग में है, और उस समय भी हमने देखा था कि वैक्सीन के खिलाफ बहुत सारी अफवाहें, यहाँ तक कि अब ये वायरस नहीं है, लोग इसे संक्रमित नहीं हैं अब, फिर भी बहुत सारी खबरें ऐसी कि हार्ट अटैक के इससे आ रहे हैं इस वैक्सीन से। तो एक वैक्सीन को लेकर डर भी है लोगों के मन में। और अभी एचपीवी वैक्सीन के बारे में पढ़ रहा था कि कुछ डेथ हुई, और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी चल रहा है कि लोग ऐसा ओपिनियन भी दे रहे हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता है, जबकि इससे हालत और बिगड़ जा रही है। तो इस भ्रम को अगर आप समझाना चाहें इस वैक्सीन के बारे में। मेडिसिन में कोई भी चीज़ हम जब स्टार्ट करते हैं या मार्केट में अवेलेबल होती है, वो डायरेक्ट नहीं आती है। एवरीथिंग इज एविडेंस बेस्ड। कोई चीज़ इसके पीछे रिसर्च की गई होती है, ट्रायल्स किए गए होते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट कराकर सारी उसकी एफिशिएंसी, टॉलरेबिलिटी, सेफ्टी, ये सब होने के बाद ही वो ड्रग बाय एफडीए अप्रूव होती है। उसके बाद ही वो मार्केट में आती है। और जो धारणाएं अलग अलग बनती हैं कि ये इसके कारण है, उनमें कुछ और कारण हो सकते हैं, और जिसके साथ अनरिलेटेड कारण हम जोड़कर इसके साथ जोड़ें। अदरवाइज वैक्सीन के कोई मेजर साइड इफेक्ट हैं एज सच कुछ नहीं है। तो माइनर साइड इफेक्ट जो वैक्सीन के होते हैं कि फीवर आना, थोड़ा सा पेन होना जहां इंजेक्शन लगना, ये एक नॉर्मल वैसे ही वैक्सीन के तरह साइड इफेक्ट हैं जो एक बच्चों को वैसे रूटीन टेटनस का या दूसरे इंजेक्शंस लगते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा बचाव ये वैक्सीन ही है। तो ये बताइए कि अगर वैक्सीन लगने के बाद किसी को लग चुकी है, आप जो दो डोज बताए आपने, इसके बाद भी स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है या स्क्रीनिंग करानी चाहिए? सो मिथ ये कह रहा है कि यस, कि वैक्सीनेशन हो गया, अब हम इस चीज़ से बिल्कुल संक्रमण फ्री हो गए हैं और हमें ये दोबारा अब हम अब कुछ भी कर सकते हैं। ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, और कई पेरेंट्स ये मेरे से आके पूछ भी चुके हैं कि डॉक्टर साहब, अगर बच्चों को हमने ये वैक्सीनेशन लगवा दी, दे विल फील फ्री कि अब हम मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या कुछ गलत एक्टिविटीज़ करें भी तो हमें इन्फेक्शन है। ऐसा नहीं है। स्क्रीनिंग हैज़ टू कंटिन्यू, और सभी वायरस के टाइप्स जो वैक्सीनेशन नहीं कवर करता है वो भी कैंसर कर सकता है। तो वैक्सीनेशन या 4 या 9 ही टाइप्स के वेरिएंट को कवर करता है। और क्या स्क्रीनिंग की टाइम हो, कितने साल पे अंतराल पे कराएं? 3 साल, 2 साल, 9 साल, क्या हो इसका? सो आमतौर पे जो पेप स्मीयर हम रूटीन टेस्ट करते हैं, वो जो बहुत सिंपल ओपीडी बेसिस टेस्ट है, वो आमतौर पे 21 की एज से स्टार्ट करते हुए टिल द एज ऑफ 65 एवरी 3 ईयरली कराना चाहिए, हर 3 साल की बस। और अगर हम एचपीवी की बात करें, जो डीएनए टेस्टिंग है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आज की डेट में इन दोनों टेस्टिंग को हम को टेस्टिंग के नाम से बोलते हैं, जिसमें पैप और एचपीवी डीएनए टेस्टिंग करते हैं। ये 25 की उम्र से स्टार्ट करते हुए हर 5 साल के अंतराल में करवा सकते हैं। किसी को अगर अब ये डायग्नोज हो गया, मान लीजिए सर्वाइकल कैंसर, तो इलाज के पैटर्न क्या होते हैं, क्या चरण होते हैं इलाज के? अगर शुरुआती स्टेज में पता लगता है तो रिकवर होने के क्या चांस हैं, और किस स्टेज तक किस तरह का इलाज का आपका वो रहता है, ट्रीटमेंट का? जी, तो मैंने आपसे बात की थी प्राइमरी प्रिवेंशन, जो हम जब वायरस से संक्रमित नहीं है तो मीन्स हमने एचपीवी वैक्सीनेशन दिया। सेकेंडरी क्या, हमने स्क्रीनिंग किया और उसमें पैप स्मीयर या एचपीवी के थ्रू हमें कुछ एबनॉर्मल डिटेक्ट हो गया। अब उसके बाद आती है टर्शरी प्रिवेंशन, दैट मीन्स जो आप पार्ट मुझसे पूछ रहे हैं। उसके बाद होता है आगे फर्दर इवेल्युएट करना। अगर पैप स्मीयर और एचपीवी टेस्टिंग में कुछ भी एबनॉर्मेलिटी हमें दिखती है, जैसे एटिपिकल स्क्वेमस सेल्स आते हैं या कुछ हाई ग्रेड या लो ग्रेड,
स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन्स HSIL या LSIL आते हैं, उसमें फर्दर कॉल्पोस्कोपी मीन्स एक पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल पे लेटाकर उसमें सर्विक्स के माउथ को डायरेक्ट मैग्नीफाइड लेंस के थ्रू एग्जामिन करते हुए वहाँ से या तो बायोप्सी टुकड़े की जांच या उसके आगे उसका इवेल्युएशन किया जाता है। और अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि जो 5 साल जीवित दरता है और इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो ये लगभग 90% रहता है। अच्छा, और बहुत सारे भ्रम जो हैं जो वैक्सीन को लेकर हमने बात की अभी, वैसे ही बायोप्सी को लेकर भी है कि एक बार बायोप्सी कराई तो फिर कैंसर जो है फैल जाएगा पूरे बॉडी में, फिर वो जैसे कुछ लीक हो जाएगा या कुछ इस तरह के भ्रम है बहुत सारे बायोप्सी को लेकर। फाइन। तो इसे आप समझाना चाहें कि बायोप्सी किस लिए करते हैं और कितनी सेफ है ये? बायोप्सी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, हर जगह यही भ्रम है कि अगर बायोप्सी किया जाए तो वो कैंसर स्प्रेड फैल जाता है, पर हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ बायोप्सी किया जाता है वहाँ ब्लीडिंग जरूर होगा। जहाँ ब्लीडिंग होगा वहाँ क्लॉट भी, मतलब खून का धब्बा जुड़ेगा भी, वहाँ ब्लीडिंग होता नहीं रहेगा। तो कोई भी कैंसर सेल जब बॉडी में स्प्रेड होना है उसको एक रास्ता चाहिए। तो जब ब्लड स्ट्रीम, जहाँ हमारा ब्लड ब्लीडिंग आने और वहाँ ब्लड क्लॉट बन गया तो वो ब्लड जाने के बाद वहाँ से आगे क्रॉस नहीं करेगा। और ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए बायोप्सी करना एक अनिवार्य चीज़ है। इसके अलावा आगे कोई ऑप्शन नहीं होता कि बिना बायोप्सी किए हम उसका रिपोर्टिंग के बाद हम कोई ट्रीटमेंट कर सकें। सो ये धारणा गलत है। क्या ट्रीटमेंट प्लान रहता है सर? सर्जरी, रेडिएशन, कीमो? यस, सो डिपेंड करता है सर पेशेंट किस तरह आता है। हमें 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं। एज ऑफ द पेशेंट, यंग एज है कि ओल्ड एज है। दूसरा, जनरल कंडीशन क्या है पेशेंट का। थर्ड, पेशेंट का अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस क्या रहती हैं कि उनके अभी बच्चे हैं या नहीं हैं। तो कई लोग फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन चाहते होते हैं, कई लोगों का होता है कि हमारी फैमिली कंप्लीट है, अब हमारा इलाज पूरा किया जाए। और फोर्थ, ऑफ कोर्स, द स्टेज ऑफ द डिजीज। सो अच्छी बात यह है कि अर्ली स्टेज में, मतलब स्टेज 1 में, और कुछ अच्छे अगर लीजन्स जिसमें बायोप्सी की पार्ट ऐसा होता है कि जो अर्ली स्टेज 2 भी है, उसमें हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन मतलब कि चाइल्ड बेयरिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें आप लोकल ट्रीटमेंट से ही उस जगह को, वाइड पार्ट को एक्ससाइज कर सकते हैं, रिमूव करके, जिसे हम कोन बायोप्सी या लीप के नाम से बोलते हैं। और कुछ लिम्फ नोड का एक टेस्ट करवाकर, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के बाद इस पेशेंट का ट्रीटमेंट इतने हल हो सकता है। बट जिनकी फैमिली कंप्लीट है या जिनका गांठ बड़ा है, 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, 4 सेंटीमीटर बीच में, उनमें एक मेजर सर्जरी जिसे हम रेडिकल हिस्टेक्टमी के नाम से बोलते हैं, जिसमें यूट्रस तो रिमूव होगा सो होगा, साथ में ट्यूब्स और ओवरीज, अलॉन्ग विद डैट जो उसके लिगामेंट्स होते हैं जिसके साथ संबंधित यूट्रस अटैच होता है, उसको वाइडली एक्ससाइज करना होता है। और लोअर पार्ट ऑफ, अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना को भी निकालना पड़ता है, बर्थ कैनाल को। साथ में जो दोनों तरफ की गिल्टियां होती हैं जिसे हम पेल्विक लिम्फ नोड्स बोलते हैं, वो साथ में रिमूव की जाती हैं। तो ये तो रहा सर्जरी का पार्ट, चाहे हम उसमें चाइल्ड, किसी को अपनी फैमिली आगे बनाना है या नहीं बनाना है। तो ये पार्ट रहता है अर्ली पार्ट में। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि यूट्रस, मान लीजिए वो ट्रीटमेंट की बात मैं समझ रहा हूँ जिसमें यूट्रस और सही सब चीज़ें निकाल दी गई, जिसमें यूट्रस नहीं निकाला जाता है, उस ट्रीटमेंट के बाद क्या बच्चे नहीं पैदा कर सकती महिलाएं? तो आमतौर पे ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कितना पार्ट यूट्रस का, जो माउथ है उसका कितना पार्ट लोकली निकाला गया है। मान लीजिए अगर वो 1/3 निकल गया है, तब भी प्रेगनेंसी होने की चेष्टाएं या उसकी पॉसिबिलिटीज काफ़ी अच्छी रहती हैं। बट उसके लिए हमें गायनेकोलॉजिस्ट और जो फर्टिलिटी के संबंधित जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके साथ भी काउंसलिंग करके एक पेशेंट को बताना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद फर्टिलिटी नहीं हो सकती, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अगर लोकलाइज डिजीज है और वहीं पर ही हम उस डिजीज के कुछ हिस्से को निकाल कर बाकी सर्विक्स के पार्ट को बचा सकें तो मिसकैरेज होने के भी सब्सिक्वेंट चांसेस कम रहते हैं और प्रेगनेंसी सस्टेन कर जाती है। क्या इलाज के बाद सर महिलाएं जो है सामान्य जीवन जी सकती हैं, ऑफिस जा सकती हैं, काम कर सकती हैं कि नहीं? आपके पिछले सवाल का ही कंटिन्यू करते हुए आंसर दूंगा कि जो अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो अधिकतर पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि सिम्टम्स लेट आते हैं, तो हमारे पास लोकली एडवांस स्टेज में, मीन स्टेज 2, लेट स्टेज 2 या स्टेज 3 और इवन स्टेज 4 जिसमें बीमारी फैल चुकी होती है, ऐसी स्टेज में ज़्यादा पेशेंट्स हम भारत में देखते हैं। अराउंड 60% ऑफ पेशेंट्स। ऐसे केसेस में कीमो और रेडिएशन दोनों का संक्रमण करते हुए, मिक्स करते हुए एक कीमो रेडिएशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें सर्जरी नहीं किया जाता। ऐसे केसेस में आप जो बात कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर मैं समझा हूं प्रश्न आपका, कि आफ्टर सर्जरी एंड आफ्टर कीमो रेडिएशन कैसा रहता है, वाकई में डिफरेंट रहता है। सर्जरी एक अर्ली स्टेज ट्रीटमेंट है और ऐसे में पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ
सर्जरी के बाद बेटर रहती, क्योंकि ये एक ऐसी जगह ऑर्गन है जिसके आसपास बाथरूम का यूरिनरी ब्लैडर और पीछे हमारा रेक्टम जो लैट्रिन का रास्ता है वो रहता है। और कीमो रेडिएशन जब दिया जाता है तो साथ में सिर्फ यूट्रस को या सर्विक्स को नहीं दिया जाता, उसकी रेडिएशन और कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ब्लैडर को और रेक्टम को, मतलब कि जो बाथरूम का रास्ता और पेशाब के रास्ते को और लैट्रिन के रास्ते को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन में खतरा भी ज़्यादा है वहाँ पे। इन्फेक्शन का और उसके बाद वहाँ पर सोजन रहने का और इन्फ्लामेशन होने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। तो उन पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी, आज की डेट में तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी रेडिएशन की आ गई है, उसके बावजूद भी साइड इफ़ेक्ट्स उस एरिया में होने के कारण, रेडिएशन देने के कारण वहाँ पर रहते हैं। साइड इफ़ेक्ट रहते हैं और लाइफ बदलती है, लेकिन इस बीमारी में इलाज की संभावनाएं बहुत सारी हैं, जैसा आपसे बात करके ये लग रहा है मुझे। बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में तो हम इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी की बात करें, जैसे हम प्रिसीजन मेडिसिन बोलते हैं या प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, उससे जीवन दर काफ़ी बेहतर होना इवन लेट स्टेजेस में भी हो गया है। सर, सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी हुई सबसे बड़ी गलतफहमियां, मिथ आपने क्या सुने हैं अपनी ओपीडी करते हुए, सर्जरी करते हुए, अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान? सबसे ज़्यादा तो यही जो आपने सबसे पहले पूछा था कि वैक्सीनेशन करवा लिया है और अब क्या स्क्रीनिंग करवाने की ज़रूरत है, तो इसका फैक्ट ये है कि स्क्रीनिंग वुड नॉट चेंज। स्क्रीनिंग चाहे वैक्सीनेशन करवाया या नहीं कराया, वो स्क्रीनिंग रहेगा, क्योंकि मैंने यही बात बताई कि वैक्सीनेशन सभी वायरस के टाइप्स को कवर नहीं करता है। जो बाकी वायरस टाइप जिससे कैंसर होने की संभावना रहती है, उसके संबंधित हमें जो भी स्क्रीनिंग के मेथड्स हैं, पैप और HPV टेस्टिंग, ये करवाना पड़ेगा। इम्यूनिटी का आप बता रहे थे कि लो होती है तो उससे हो जाता है, कैसे इम्यूनिटी का ख्याल रखे कोई? क्योंकि इम्यूनिटी कम होना तो फिर कहीं भी कैंसर हो सकता है बॉडी में, वो तो फिर। और इम्यूनिटी के बारे में कोरोना में सुना कि बहुत क्या कहा जाए इसको, मतलब समझ में नहीं आने वाली एक चीज़ है। सो बेसिकली इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि इम्यूनिटी प्योरली लो, ये खास करके वो डिजीजेज होती हैं, जैसे HIV हो गया, जिसमें ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जिसे बोला जाता है, या जो लोग प्रोलॉन्ग स्मोकिंग्स करते हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे होते हैं, क्योंकि उसमें बॉडी में हार्मोनल चेंजेस ऐसी आती हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कोई लॉन्ग टर्म अगर मोर देन 5 years ले रहा है, उसमें लोकल जो यूट्रस के मुंह में या उसके सर्विक्स में जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, वहाँ पर इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वायरस को मौका मिल जाता है कि वहाँ एंट्री लेने का। सो कोई चीज़ दो मिल जाती हैं तो वो उस चीज़ का खतरा बढ़ा देती है। जबकि कहीं ये अवेयरनेस नहीं है कि इस दवा से ये असर भी हो सकता है। जी, हो सकता है। और OTC ड्रग है, खूब बिक रहा है, खूब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, वायरस तो वायरस ही है, कोई भी हो, उसके लिए अगेंस्ट बॉडी फाइट करती है। तो वो जो वायरस को फाइट करने वाली हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, अगर वो इम्यूनिटी लो होगी तो वो फाइट कैसे करेगी? क्योंकि अगर अगला ये चीज़ हम देखें कि क्या सभी HPV वायरस इन्फेक्शन तो ऑलमोस्ट एवरी लेडी को होना ही होना है, किसी ना किसी पार्ट जब वो मैरिड होंगी या जब एक्सपोजर होगा उनको। बट बॉडी की अच्छी इम्यूनिटी की ये बात है कि ये वायरस को ख़त्म कर देती है। कुछ ही वायरस ऐसे हैं जिसमें वायरस वहाँ पर सस्टेन करता है, जो मैंने बताया था कि उसकी कोशिकाओं में वो डेवलप करना शुरू कर देता है। अदरवाइज एक्सपोजर तो हो ही रहा है किसी ना किसी फॉर्म से। जहां स्किन टू स्किन टच होगा वहां पर एक्सपोजर होगा, बट बॉडी की टेंडेंसी ये रहती है कि इस वायरस को खत्म कर देना है ड्यू टू द गुड इम्यूनिटी। कोविड में हमने देखा कि वायरस कुछ तो वेपनाइज हो गए, तो उनको तो मारना वो दवा से बहुत मुश्किल है। कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है इस वायरस की? नो, इसका कोई एंटीवायरल नहीं है, इसका प्रिवेंशन ही एक आंसर है। परिवार में और समाज में जागरूकता रहे, आप स्क्रीनिंग कराते रहें, वैक्सीन लें और सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और ट्रीटमेंट से घबराएं नहीं। इस पूरी बातचीत का मुझे यही निष्कर्ष समझ में आया। जी। और कुछ और जोड़ना चाहें अंत में आप? तो मेरा यही कहने का मतलब है कि इस कैंसर के बारे में हम आज इसलिए भी बात कर रहे हैं कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा कैंसर है जो मैं सबको इस पोडियम के ज़रिए बताना चाहूँगा कि ये कैंसर एक प्रिवेंटेबल कैंसर है। प्रिवेंटेबल कैंसर में इसमें मेजर फैक्टर जो है वो एक वायरस है। मींस मोर देन 90% पेशेंट्स को अगर कैंसर हो रहा है तो एक HPV वायरस ने ही प्रॉब्लम की हुई है। सो इसकी प्रिवेंशन के लिए अगर गवर्नमेंट ने रोल आउट HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम रिसेंटली अगर स्टार्ट किया है, जो हर गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है नाउ, फॉर द गर्ल्स टिल द एज ऑफ 14, प्लीज़ जाएं और लगवाएं वैक्सीनेशन अपने बच्चों को, ताकि जो मेजर कॉज हैं HPV वैक्सीनेशन जो कैंसर का कॉज करते हैं, उससे आप अपने बच्चों को निजात दे सकें और अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कर सकें। शुक्रिया सर आने के लिए। आगे
अगर हम फिर किसी कैंसर के बारे में अगर बात करना हो तो फिर आपको हम ज़रूर बुलाएंगे। Thank you शुक्रिया। for- तो आज हमने सर्वाइकल कैंसर को समझा, इसके कारण, इसके लक्षण और इसके इलाज को भी समझा। ये भी समझ में आया कि जागरूकता से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ। शुक्रिया।